Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज हम इस लेक्चर में हिंदी मीडियम के लिए फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स ये सॉलिड स्टेट का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में हम क्रिस्टलीय ठोस जो है इसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हमने किया अवयवी कणों की प्रकृति और उनके बीच लगने वाले आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर किया था डियर स्टूडेंट्स? हमने इसको किया अवयवी कणों की प्रकृति तथा उनके मध्य उपस्थित आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर, आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इस आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोस जो हैं, इन क्रिस्टलीय ठोस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। क्रिस्टलीय ठोस जो हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास था आणविक क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमने पढ़ा है, सेकंड हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस की हम बात करेंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। थर्ड हमने इसका विभाजन किया डियर स्टूडेंट्स, और थर्ड हमारे पास है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। थर्ड पॉइंट हमने लिया धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पर हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 4 भागों में डिवाइड किया है। यह वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया है? अवयवी कणों की प्रकृति और उनके मध्य उपस्थित बलों की प्रकृति के आधार पर। फर्स्ट हमारे पास आ गया आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि अवयवी कण के रूप में हमारे पास क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? अणु। फिर मैंने आपसे कहा अणुओं के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है आकर्षण की, इस आकर्षण की अन्योन्य क्रिया को हमने स्टेट ऑफ मैटर्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, ये होगा दुर्बल वांडरवाल बल। कौन सा बल होगा? दुर्बल वांडरवाल बल। डियर स्टूडेंट्स इनके बीच आकर्षण बल दुर्बल वांडरवाल बल है, तब मैं आपसे कहूंगा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं, गलनांक और क्वथनांक जो हैं, ये कम होंगे, लो होते हैं, निम्न होते हैं, और ये मुलायम ठोस है। कैसे ठोस हैं? मुलायम ठोस है। हार्ड नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। और फिर मैं आपसे एक बात और कह दूं कि ये जो हैं ये वैद्युत के अचालक है। वैद्युत के क्या हैं? अचालक। वैद्युत के क्या हैं? अचालक। ठीक है, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके थे पहले, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीडली कवर कर रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो है इसको हमने 3 भागों में लिया। इसमें एक हमने लिया अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इसमें दूसरा हमने लिया ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस।
ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और इसमें थर्ड पॉइंट हमने लिया हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में डिवाइड किया हमने आणविक क्रिस्टलीय ठोस को? 3 भागों में डिवाइड किया, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। डियर स्टूडेंट्स, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब हो गया कि यहां पर हमारे पास अवयवी कण के रूप में अध्रुवीय अणु होंगे। कौन से अणु होंगे? अध्रुवीय अणु। कौन से अणु होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। और अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो बल लगता है इसको हम परिक्षेपण बल या फिर हम इसको लंदन बल कहते हैं। परिक्षेपण बल या लंदन बल कहते हैं। और हम इसको प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहते हैं। ध्रुवीय अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है इसको हमने नाम दिया द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, कौन सा आकर्षण बल है? द्विध्रुव आकर्षण बल है। और डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन आबंधित का मतलब हो गया कि इनके बीच में हाइड्रोजन आबंध जो है इसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होगा। क्लियर? इनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, इनके भी कम होंगे, इनके भी कम होंगे, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें इनके सबसे कम होंगे, इनसे थोड़े से ज्यादा रहेंगे किसके? ध्रुवीय के। और इनसे भी ज्यादा होंगे किसके? हाइड्रोजन आबंधित के। तो हम डियर स्टूडेंट्स बात कर लें कि इसमें अध्रुवीय अणु कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपसे कहा CO2 जो है ये अध्रुवीय है और SO2 जो है ये ध्रुवीय है। जो भी समान परमाणु आपस में जुड़कर द्विपरमाणुविक अणु का निर्माण करेंगे, जैसे मैंने कहा Cl2 है, H2 है, Br2 है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का फॉर्मेशन करेंगे। अक्रिय गैसें जो होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब जो ठोस बनाएंगे ये कौन से ठोस बनेंगे? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस बनेंगे। ध्रुवीय में मैंने कहा HCl, अलग अलग परमाणु जुड़ करके जब अणु का निर्माण बनाएंगे तो ये ध्रुवीय होगा, या मैं कह दूं असम्मित अणु का निर्माण होगा तो कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। मैंने आपसे कहा CH4 अध्रुवीय है क्योंकि सम्मित अणु है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि CH3Cl तो ये असम्मित अणु है, ध्रुवीय हो जाएगा। फिर मैं आपसे कह दूं HBr जो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। हाइड्रोजन बंधित में मैंने आपसे कहा NH3 और H2O और HF, इनके बीच में हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये पहला वर्गीकरण हमारे पास कंप्लीट हो चुका था, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हम आज की क्लास में नेक्स्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में मैं आपसे बात कर लूं कि मेरे पास अवयवी कण के रूप में क्या होंगे? अवयवी कण के रूप में होंगे आयन। कौन कौन से आयन? धनायन व ऋणायन। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, धनायन और ऋणायनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, इसको हम कहते हैं आयनिक आबंध। कौन सा आबंध कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। कौन सा आबंध कहते हैं? आयनिक आबंध। आप ध्यान दें, इस आयनिक आबंध को हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और हम इसी को बोल देते हैं कूलाम बल। कौन सा बल? कूलाम बल। ठीक है, फिर मैं कहूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है, इसके कारण जब ये धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और ये कठोर होंगे। और कठोर होने के साथ साथ मैं कह दूंगा ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? भंगुर होते हैं। हम इनको आसानी से ऊपर से नीचे गिराएं तो ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? भंगुर होती है। फिर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात करूं इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं ये हाई होते हैं, उच्च होते हैं। किसकी कंपैरिजन में? आणविक क्रिस्टलीय ठोस की कंपैरिजन में उच्च होते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह देता हूं कि ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगे। कौन से विलायकों में? ध्रुवीय विलायकों में विलेय होंगे। ठीक है, कौन से विलायकों में विलेय हैं? ध्रुवीय विलायकों में क्या है? विलेय। और अध्रुवीय विलायकों में क्या होंगे? अविलेय। क्योंकि हमें पता है समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा। ये आयनिक या ध्रुवीय यौगिक है तो ये मैं कह सकता हूं कि ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है।
फिर मैं आपसे कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ये ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में है तब तो ये कार्य करेंगे अचालक का। किसका कार्य करेंगे? अचालक का। लेकिन ये गलित या विलयन अवस्था में है, गलित या विलयन अवस्था में है, तब ये कार्य करेंगे चालक का, तब ये चालक होंगे। क्यों होंगे? क्या रीजन है? ठोस अवस्था में धनायन और ऋणायनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, जिसके कारण धनायन और ऋणायन मुक्त गति नहीं कर सकते और आयनों की मुक्त गति नहीं होगी, तब मैं कहूंगा ये ठोस अवस्था में क्या है? अचालक है। लेकिन मोल्टन स्टेट गलित अवस्था में या फिर विलयन में ये धनायन और ऋणायन पृथक होंगे, मुक्त रहेंगे और मुक्त धनायन और ऋणायनों की गति के कारण ये चालकता व्यक्त करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल बता दो मुझे, तो मैं कह दूं KCl है, NaCl है, CuSO4 है, ZnSO4 है, ठीक है, KNO3 है, ये सब कैसे हैं? आयनिक है। कैसे हैं? आयनिक। जब धातु को अधिक विद्युत ऋणी समूह के साथ जोड़ दिया जाए तो ये आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे और ये ठोस किस प्रकार के ठोस होंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होंगे। कैसे ठोस होंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। कौन से ठोस की बात करेंगे? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे। तो मैं आपसे कह देता हूं कि यहां पर अवयवी कण के रूप में मेरे पास क्या होंगे? अवयवी कण के रूप में धातु के परमाणु होंगे। किसके परमाणु होंगे? धातु के परमाणु। किसके परमाणु होंगे डियर स्टूडेंट्स? धातु के परमाणु होंगे। किसके परमाणु होंगे? धातु के परमाणु। ठीक है, जब धातु के परमाणु हमारे पास हैं तब मैं आपसे कहूंगा कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे धात्विक आबंध। कौन सा आबंध कहेंगे? धात्विक आबंध। क्लियर? कौन सा आबंध कहेंगे? धात्विक आबंध कहेंगे। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस या इनमें अवयवी कण धातु के परमाणु हो गए और अट्रैक्शन फोर्स हो गया धात्विक आबंध। कौन सा आबंध हो गया? धात्विक आबंध हो गया। कौन सा आबंध हो गया? धात्विक आबंध। ठीक है, कौन सा आबंध हो गया? धात्विक आबंध हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इनकी संरचना कैसी होती है? तो मैं संरचना से पहले एक बात कर लूं। हमें पता है धातुएं जो होती हैं ये कठोर होती हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब है इनको हम आघात करें, चोट पहुंचाएं, तो जब इनको हम चोट पहुंचाएंगे, पीटेंगे, तो ये धीरे धीरे चद्दर में परिवर्तित हो जाएंगी। और तन्यता का मतलब हो गया कि जब हम इनको किसी खांचे में डाल करके खींचेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? तन्यता में, तार में बदल जाएंगे। ये गुण कौन सा हो गया? तन्यता का गुण हो गया। धात्विक बंध अपेक्षाकृत प्रबल है, तब मैं कहूंगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और फिर डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूंगा, तो अगले पॉइंट से पहले मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को बता रहा हूं। कौन सी संरचना को? इलेक्ट्रॉनिक संरचना को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा समुद्र है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत बड़ा भाग हमारे पास है। किसका बहुत बड़ा भाग है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा भाग है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहुत बड़े भाग में धातु के धनायन, जिनको हम कर्नेल भी कहते हैं, ये डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, धातु के धनायन डूबे रहते हैं और इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण इनमें कठोरता होती है। ये धातु के धनायन डूबे हुए हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। तो मैंने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा भाग है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा भाग है, इसका मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये चालकता दर्शाएंगे। चाहे हम इनको ठोस अवस्था में लेते हैं, चाहे हम इनको गलित अवस्था में लेते हैं, दोनों ही अवस्था में ये क्या करते हैं? चालक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चालक का कार्य करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारे पास धात्विक क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्था का मतलब हो गया विलयन व गलित और ठोस, यानी कि ठोस अवस्था, ठोस तथा दूसरा मैंने कहा गलित, ठोस तथा गलित। इन दोनों अवस्थाओं में ये क्या हैं?
चालक होते हैं। अब पूछ लूं मैं आपसे क्यों होते हैं, तब मैं आपसे कहूंगा कि इनमें चाहे ये ठोस स्टेट में हो चाहे सॉल्यूशन स्टेट में हो, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये दोनों अवस्थाओं में चालकता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लूं तो धातुएं पता है, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड फिर मैं कह दूं आयरन, सोडियम, ये जो केवल मेटल है ये कौन से ठोस बनाएंगे, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेंगे। कौन से ठोस का निर्माण करेंगे, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेंगे। क्लियर। अब हमारे पास चौथे प्रकार का ठोस आता है, क्या नाम है, सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस जो है, इसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं तो अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण होंगे अधातु परमाणु। किसके परमाणु होंगे, अधातु के परमाणु होंगे। अधातु के परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो इनमें अधिक विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, इसलिए ये समान पार्टनरशिप करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की समान पार्टनरशिप से इनके बीच जो आकर्षण बल आएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये होगा सहसंयोजी आबंध। कौन से आबंध का निर्माण हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध का निर्माण हो जाएगा। अधातु के परमाणु सहसंयोजी आबंध से जुड़ करके एक बहुत विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं, वृहद अणु का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए हम इनको नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस भी कह देते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध प्रबल आबंध है, इसलिए मैं कहूंगा ये कठोर होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। और फिर डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं का मतलब आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे, सॉलिड स्टेट और गलित स्टेट, मोल्टन स्टेट या विलियन। ठीक है, ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, अचालक। विद्युत के क्या होते हैं, अचालक। क्लियर। इसके एग्जाम्पल आते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह दूं कार्बन में डायमंड, हीरा, फिर मैं कह दूं ग्रेफाइट, फिर डियर स्टूडेंट्स मैं कह दूं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जितने भी कार्बाइड हैं वो धातुओं के नाइट्राइड, मैंने कहा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ध्यान रखना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आयनिक नहीं है। नाइट्राइड और कार्बाइड कैसे होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। फिर मैं कह दूं SiO2, SiO2 ये कैसा है, सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा बार बार, क्योंकि 8th 9th 10th में काफी बार पढ़ चुके हो आप, कि हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा मैंने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कैसा है, चालक है। तो मैं आपसे पूछ लूं, एक सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस जो चालक का कार्य करता है, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस जो किसका कार्य करता है, चालक का कार्य करता है, कौन सा है, तब मैं आपसे कह दूंगा ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। कार्बन में के दो अपर रूप हैं, हीरे, एक डायमंड, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ता है। एक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ता है, 4 कार्बनों से चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। और इस तरीके से चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण जब ये करेगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, कोई भी सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, जिसके कारण ये चालकता नहीं दर्शाएगा। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में जो संरचना होती है ये परतीय संरचना होती है, और ग्रेफाइट की परतदार संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसकी षटकोणीय परतदार संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। देखो ये षटकोणीय वलय हैं, इस तरीके से षटकोणीय वलय रहेंगी ग्रेफाइट में, ये षटकोणीय वलय, तो इस प्रत्येक षटकोणीय वलय में देखो एक कार्बन परमाणु, देखो ये कार्बन परमाणु वलय में 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहा है। ऐसे ही दूसरी भी वलय होगी नीचे, और ये वलय आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, तब मैं आपसे कहूंगा कि जब ये आपस में जुड़ेंगी तो ये परमाणु यहां और दूसरी परत के परमाणु से जुड़ेगा, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन परमाणु
3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, 2 परमाणु खुद की परत में है, 1 परमाणु दूसरी परत के साथ है। तो इसके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के, 4 में से 3 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन तो आबंध बनाने में भाग लेते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन पर मुक्त होता है, और चौथा इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तब हम कहेंगे कि ये विद्युत की चालकता दर्शाएगा। तो ग्रेफाइट जो है अपवाद स्वरूप मुलायम होता है और परतदार संरचना में पाया जाता है, और ये विद्युत का चालक है। क्लियर? विद्युत का क्या है? चालक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने क्रिस्टलीय ठोस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर सेकंड धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर थर्ड आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर फोर्थ सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं एक पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं मैं यहां तक, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे बाद में। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या कहा मैंने? क्या कहा? मेरे पास एक एक्स क्रिस्टलीय ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? एक्स। फिर मैंने कहा इस क्रिस्टलीय ठोस एक्स के गलनांक और क्वथनांक कम है, गलनांक व क्वथनांक कम है, और ये वैद्युत का अचालक है। वैद्युत का क्या है? अचालक। तो इस क्रिस्टलीय ठोस एक्स की प्रकृति पर टिप्पणी करो क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, गलनांक और क्वथनांक कम है और अचालक है, ठीक है? तब मैं कह दूंगा, याद करो कौन से क्रिस्टलीय ठोस ऐसे थे जिनके गलनांक और क्वथनांक कम है। तब मैं कह दूंगा कि इनकी प्रकृति कैसी है? मैं कहूंगा ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर हो गई बात? अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मैं 2-3 छोटे छोटे चेंज कर सकता हूं क्वेश्चन में। क्या कर सकता हूं कि मैं एक पॉइंट और दे दूं कि यहां पर परिक्षेपण बल है, अवयवी कण x जिसके बीच में कौन सा बल है? परिक्षेपण बल है, और गलनांक क्वथनांक कम है और अचालक है। तब परिक्षेपण बल आते ही मैं आपसे कह दूंगा कि ये आणविक तो है, लेकिन कौन सा आणविक है? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है? अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। डियर स्टूडेंट्स, परिक्षेपण बल ना दे करके मैं आपसे कह देता हूं द्विध्रुव आकर्षण बल है। तो द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित है, तब मैं आपसे कह दूंगा हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में, इसलिए बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट रखते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर लूं, हमें चेंज कर दिया मैंने और फिर कहा हाइड्रोजन आबंध है। कौन सा आबंध है? हाइड्रोजन आबंध। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए कोई नहीं। मैंने कहा एक क्रिस्टलीय ठोस P, एक क्रिस्टलीय ठोस P, इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या हैं? उच्च हैं। और फिर मैंने कहा कि ये ठोस अवस्था में तो अचालक है, लेकिन गलित अवस्था में चालक है। अब बता दो कौन सा ठोस है? बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल माइंड सही पहुंच रहा है आपका। कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है? ये हमारे पास आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हो गया। कौन सा ठोस हो गया? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, क्योंकि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में अचालक और विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में चालक होते हैं। ठीक है? मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक क्रिस्टलीय ठोस A है, इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों के दोनों उच्च दे दिए मैंने, और मैंने कह दिया ये दोनों अवस्थाओं में
दोनों अवस्थाओं में चालक है, दोनों अवस्थाओं में चालक है। अब इसकी प्रकृति बतानी है, बिल्कुल सही। कौन सा हो गया? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस हो गया। कौन सा ठोस हो गया? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? और क्वेश्चन को चेंज कर दूं मैं कह दूं ये दोनों अवस्थाओं में अचालक है, दोनों अवस्थाओं में अचालक है, तो मैं आपसे कहूंगा, क्या कहूंगा कि ये क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस? सहसंयोजी या फिर नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है। सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर हो गई बात? अब मैं 2-3 क्वेश्चनों की बात कर लूं अपने से, कुछ क्रिस्टलीय ठोस देकर के आइडेंटिफाई करवाएगा कौन सा ठोस किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मैंने कह दिया ZnO, तो देखो मेटल के साथ नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ जाओ ये आयनिक है। कौन सा है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। केवल जिंक दे देता हूं तो मैं कह दूंगा ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। मैंने कहा कार्बाइड दे दिया, मैंने सिलिकॉन कार्बाइड, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कार्बाइड और नाइट्राइड जितने भी होते हैं, कार्बाइड और नाइट्राइड जितने भी होते हैं ये सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस हैं। मैंने आपसे कहा CO2 बताओ कैसा है, तो मैं कहूंगा ये अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। और मैं कह देता हूं SO2 कैसा है, तब मैं कहूंगा ये ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, मैं कह देता हूं NF3 कैसा है, तो NF3 असम्मित अणु हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और लोन पेयर है, तब मैं आपसे कह दूंगा कि ये ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। मैंने आपसे कहा BeCl2 और BF3 किस प्रकार के हैं, तो BeCl2 की रेखीय संरचना होती है BeCl2, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, रेखीय संरचना है, सममित अणु है, इसका द्विध्रुव गुण 0 आ जाएगा, ये अध्रुवीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अध्रुवीय। BF3 को देखो, BF3 में B समतल त्रिकोणीय संरचना है, तीनों बंध सेम प्रकार के हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स BF3 में रहेगी और BF3 में ये स्ट्रक्चर्स रहेगी, समतल त्रिकोणीय संरचना। तो रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या रहेगा? 0। कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स? अध्रुवीय हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देकर के आइडेंटिफाई करवा सकता है कौन सा ठोस किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। फिर हमसे यह भी पूछ सकता है, मैंने आपसे कहा है कि क्वार्ट्ज कौन सा ठोस है, तो क्वार्ट्ज मैं कह दूंगा क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन मुझसे पूछ लिया जाए क्वार्ट्ज कांच कैसा ठोस है, या केवल कांच की बात कर ले कैसा ठोस है, तब मैं कह दूंगा ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। कैसे ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्रिस्टलीय ठोस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।